नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे दोस्तों। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। आप जानते हैं कि जाति भारतीय समाज का एक परंपरागत पक्ष है, जो पद सुपानी की व्यवस्था है, एक बंद व्यवस्था है। तो कहते हैं ये भी जो परंपरागत पक्ष भी है जाति, ये भी आज आधुनिक पक्ष भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो है कैसे प्रभावित कर रहा है, कि इसकी सकारात्मक भूमिका क्या है, नकारात्मक भूमिका क्या है, हम इसका विश्लेषण हम लोग मिलकर करते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं भारतीय राजनीति और जाति। भारतीय राजनीति और जाति। जाति भारतीय समाज का एक परंपरागत पक्ष है, परंपरागत व्यवस्था है। जाति पद सुपानी, यानी कि जिसमें पद सुपानी का मतलब ऊंच नीच पाई जाती है, उच्च निम्न। और प्रतिबंधित, कुछ खान पान संबंधी इसमें प्रतिबंध भी हैं। बंद व्यवस्था है, यानी कि इसमें गतिशीलता का अभाव है। कोई व्यक्ति अपनी जाति को आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकता। तो वास्तव में परंपरागत पक्ष है, पद सोपानी की व्यवस्था है, जिसमें खान पान रहन सहन संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। हमारे 4 वर्णों के अनुरूप 4 जातियों, उनके अंदर अनेकों जातियां पाई जाती हैं, तो उनकी व्यवस्था की गई है। वास्तव में देखा जाए, वर्ण और जाति में मैं आपको अंतर कर देता हूं कि वर्ण एक अखिल भारतीय संरचना है, जबकि जाति एक क्षेत्रीय संकल्पना है। इसमें क्षेत्र विशेष का प्रभाव पाया जाता है। तक प्रभाव पाया जाता है। ये बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि वास्तव में ये जाति जो भारतीय समाज का परंपरागत पक्ष है, ये आज राजनीति और लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। जबकि देखते हैं, राजनीति और लोकतंत्र भारतीय समाज के आधुनिक पक्ष हैं, जबकि राजनीति, लोकतंत्र भारतीय समाज के आधुनिक पक्ष हैं, जो समानता, न्याय, बंधुता जैसी अवधारणाओं पर आधारित है। जाति और लोकतंत्र में आधारभूत अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे लोकतंत्र न्याय, समानता, बंधुता
स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है, जबकि जबकि जाति में जबकि जाति इनका विरोध ही करती है। जैसे लोकतंत्र में सबके लिए न्याय की बात की जाती है, लेकिन जाति में तो बस अपनी जाति के प्रति कहीं ना कहीं झुकाव रहता है, अपनी जाति के लोगों का भला करना रहता है। जाति असमानता पर आधारित है, ऊंच नीच पर आधारित है, लोकतंत्र समानता पर आधारित है। जाति में खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं, जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता की बात की जाती है। जाति में बस पर्टिकुलर बंधुता के लिए ध्यान दिया जाता है कि बंधुता जाति तक ही सीमित रहती है, पूरी मानव जाति के लिए नहीं, जबकि लोकतंत्र में बंधुता संपूर्ण मानव जाति पर आधारित रहती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जाति और लोकतंत्र दोनों की जो संकल्पना है, उन दोनों में आधारभूत अंतर देखने को मिलता है। लेकिन विडंबना यह है कि ये परंपरागत पक्ष जाति भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है। विडंबना है कि भारतीय समाज का परंपरागत पक्ष जाति भारतीय लोकतंत्र और राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जाति की जो भूमिका है, जाति भारतीय राजनीति को दो प्रकार से प्रभावित कर रही है। पहला देखते हैं जाति की नकारात्मक भूमिका। इसको बेसिकली बोलते हैं, दूसरा नाम है राजनीति का जातिकरण। अब ये नाम ध्यान रखना है इसका, राजनीति का जातिकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कास्टलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है, कास्टलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सेकंड साथियों ध्यान रखना है हमें, जाति की सकारात्मक भूमिका, इसको बोलते हैं जाति का राजनीतिकरण। अंग्रेजी बनेगी पोलिटिलाइजेशन ऑफ कास्ट। ये अब ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सकारात्मक भूमिका को राजनीति का जातिकरण बोलते हैं, नकारात्मक भूमिका को जाति का राजनीतिकरण करते हैं। लेकिन साथियों देखा जाए, अगर जितने भी विद्वानों ने विश्लेषण किया, चाहे लोहिया हो, चाहे श्रीनिवास हो, चाहे रजनी कोठारी हो, रुडोल्फ हो, मोरिस जोन्स हो, सबने कहा है कि भाई ठीक है, सकारात्मक भूमिका है। रुडोल्फ तो बेसिकली सकारात्मक भूमिका की बात करते हैं, रजनी कोठारी भी। लेकिन देखा जाए तो निर्मल जो बोस
जैसे विद्वान ये कहते हैं, लोहिया जैसे विद्वान ये कहते हैं कि जाति का नकारात्मक रोल ज्यादा रहा है। तो वास्तव में देखा जाए भारत में जाति का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, राजनीति का जातिकरण अधिक हुआ है। तो भारत में ज्यादा क्या हुआ है, तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भारत में अधिक ये हुआ है, अधिक क्या हुआ है, नकारात्मक भूमिका अधिक ज्यादा है, सकारात्मक क्या है, कम है। ये आपको ध्यान पहले से रखना है। इसलिए कहते भी हैं, कथन कारण क्वेश्चन में कहते भी हैं, भारत में जाति का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, अपितु राजनीति का जातिकरण हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति जाति पर आधारित हुई है, जाति ने अपने लोकतांत्रिक लक्षण नहीं अपनाए हैं। तो पहले देखते हैं, हम इसकी नकारात्मक भूमिका पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आइए कि नकारात्मक भूमिका कहाँ दिखाई देती है जाति की, वो देखते हैं। पहला देखते हैं जाति की नकारात्मक भूमिका। इसको कहते हैं राजनीति का जातिकरण। राजनीति का जातिकरण वास्तव में इस भारतीय पक्ष जाति ने भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित किया है, और वास्तव में इसके कारण से भारतीय लोकतंत्र में अनेक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, हम उन सब की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों करते हैं। जाति भारतीय लोकतंत्र और राजनीति को निम्न प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। पहला देखते हैं, सबसे पहले जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली नकारात्मक भूमिका हम देखेंगे दलों के निर्माण व पहचान का आधार जाति। देखा जाए बहुजन समाजवादी पार्टी तो बनाई, बीएसपी बनाई किससे था, अखिल भारतीय पिछड़ा संघ से। बीएसपी अखिल भारतीय पिछड़ा जाति संघ से बना था, काशीराम ने बनाया था। काशीराम जी ने बनाया था इसको, बेसिकली ये तो बना ही है। इसके बाद दलों के निर्माण तो हुए हैं, साथ में पहचान तो पूर्णतः जाति के आधार पर है। कहा भी जाता है कि बेसिकली जो दल हैं वो पर्टिकुलर जाति पर ध्यान देते हैं। जैसे बीजेपी को कहा जाता है बनियों की पार्टी, कि वैश्य वर्ग की या वैश्य जाति की पार्टी है। तो इसी प्रकार से कांग्रेस को कहा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति की पार्टी है। इसी प्रकार से आरजेडी को कहा जाता है यादवों की पार्टी है। तो अलग अलग जो दल हैं उनकी सबकी पहचान भी किसी न किसी जाति से जुड़ी हुई है। तो इस कारण से ऐसे दल क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर अपनी समर्थक जाति के पक्ष में ही अधिक कार्य करते हैं और इस जाति के पक्ष में निर्णय का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से क्या है कि सामूहिक जो बातें हैं, समानता की जो बातें हैं, उनका पतन होने लग जाता है और लोकतंत्र के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे दल दल राजनीतिक दल अपनी समर्थक जातियों के लिए कार्य करते हैं, ना कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या के लिए।
जैसा कि हम देख सकते हैं मंडल कमीशन में विशेष जातियों के आरक्षण की सिफारिश की गई। जब इन दलों की सरकार बनती है तो अधिकारियों को भी नियुक्ति जाति के आधार पर अपनी जाति के लोगों को ज्यादा रखेंगे। इस कारण से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है और असमानता को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, लोकतंत्र का पतन होने लगता है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि ऐसे राजनीतिक दल जो पर्टिकुलर जाति अपनी समर्थक वोट बैंक के लिए कार्य करते हैं, वो भारतीय लोकतंत्र को छीन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है, देखते हैं उम्मीदवारों का चयन। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन। आज तो अधिकांश दल ये कार्य करते हैं कि वास्तव में उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर करते हैं कि मतदाता कितने हैं उस जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। योग्यता की अवहेलना करते हैं। योग्यता की क्या करते हैं? अवहेलना। योग्यता खत्म। फिर उसके बाद प्रचार का आधार जाति। चुनाव में प्रचार भी करेंगे तो जाति के आधार पर करेंगे, उससे विकास कार्य से कोई मतलब ही नहीं है। बस जाति के नाम पर वोट डाल दो, उससे विकास जैसी नीतियां वो खत्म हो जाती हैं। जैसे बेसिकली योगेंद्र यादव कहते भी हैं कि 10वीं लोकसभा में 3 मुद्दे थे, मंडल, मंदिर और बाजार। भाई ये कहा गया तो मंडल के समर्थकों ने कि ओबीसी हमें वोट देगा। ये बेसिकली अगर बाकी देखा जाए, हरियाणा में भी देखा जाए, चाहे राजस्थान में देखा जाए, तो विभिन्न दल अपने अलग अलग तरीके से नारे लगाते रहते हैं कि हमारी जाति की वोट जाति को और जाति की बेटी जाति को, यहाँ तक कह देते हैं। इस तरीके की जो प्रचार की भावनाएं रहती हैं उससे विकास कार्य क्षीण हो जाते हैं, लोकतंत्र के मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। बस मुद्दा रहता है जाति का और लोकतंत्र क्षीण होने लगता है। तीसरी बात देखते हैं, चौथी बात, तो साथियों मंत्री परिषद का निर्माण भी जाति के आधार पर, कि इस वर्ग को नहीं लिया उस वर्ग को ले लिया। मंत्री परिषद का निर्माण जाति के आधार पर, इससे भी क्या है, योग्यता की अवहेलना होती है। योग्य व्यक्ति कभी मंत्री नहीं बन पाते हैं, वह जाति वाले बन जाते हैं चाहे कैसे भी हों। इस कारण से फिर प्रशासन में काम ही नहीं हो पाते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर संसद में गुटबाजी। पांचवा देखते हैं, तो संसद में गुटबाजी और महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा। जातिवाद के कारण संसद में महिला आरक्षण बिल भी पारित नहीं। बोलने लगे कि महिलाओं को आरक्षण देने से पहले हमारी जाति को आरक्षण दो। यहाँ तक कि कईयों ने तो विरोध ही किया, कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि वास्तव में अगर महिलाओं चुनाव लड़ेंगी तो हम क्या करेंगे, कोई कहते हैं मैं जहर की गोली खा जाऊंगा। यहाँ तक बड़े बड़े नेताओं ने संसद में स्पीच सुनने को मिलता है। तो ये जातिवाद के जहर के कारण अनेक विकास कार्य बाधित होते रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे लोकतंत्र को जो गतिशील बनाने के कार्य थे, आज उनमें रुकावट कहीं ना कहीं जाति बनती जा रही है। आगे देखते हैं साथियों, और समस्या का अध्ययन करते हैं।
कि जातिवाद के कारण अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण भी बढ़ रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बस जाति का नाम लेकर चुनाव जीत जाते हैं, उससे कहीं न कहीं फिर वो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना? जाति के कारण राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ये भी नहीं देखते कि आपराधिक प्रवृत्ति का एक नींव है, बस ये देखते हैं हमारी जाति का है। इसलिए कहीं न कहीं समस्याएँ पैदा होती हैं। ऐसे व्यक्ति कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को, राज्य निर्माण की समस्या को बढ़ावा दे देते हैं, कानून निर्माण की समस्या को बढ़ावा दे देते हैं। तो ये एक समस्या जो है कहीं न कहीं आज भी बनी हुई है। हम ये भी नहीं देखते कि उस पर कितने केस हैं। हालाँकि पूरा निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की गई है जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2002 के तहत कि भाई शिक्षा, संपत्ति और अपराध का ब्यौरा देना होगा, लेकिन देखता कौन है? जाति बंद कर देती है, हमारी आँखों पर पट्टी बाँध देती है। बस एक बात दिखाई देती है कि हमारी जाति का है। तो इस कारण से कहीं न कहीं आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कहीं न कहीं संसद और विधानसभाओं में अधिक से अधिक पहुँच रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि वास्तव में आज जो है 1/3 जो भाग हैं, जो प्रतिनिधियों का, वो कहीं न कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं या उन पर कोई न कोई आपराधिक मुकदमा लगा हुआ है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जाति के आधार पर मतदान करते हैं, जाति के आधार पर वोटिंग होती है। तो इस कारण से बड़ी समस्याएँ हमारे सामने कहीं न कहीं आ जाती हैं। आगे देखते हैं कि बेसिकली कुछ राज्यों में विशेष प्रभाव, टिंकर जैसे विद्वान तो कहते हैं कि राज्यों की राजनीति जाति पर ही आधारित है। टिंकर क्या कहते हैं? राज्यों की राजनीति जाति पर ही आधारित है। परंतु कुछ राज्यों में जाति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत, अनुसूचित जाति, ये ज्यादा दिखाई देगा। बिहार में देखें कुर्मी, यादव, ये झगड़ा देखने को मिलेगा। अगर कर्नाटक में देखें तो वोकालिगा, लिंगायत, ये झगड़ा देखने को मिलेगा। आगे आंध्र प्रदेश में जाएं तो वहां पर कम्मा, रेड्डी के मध्य झगड़ा देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं साथियों, महाराष्ट्र में देखें मराठा, ब्राह्मण, का झगड़ा देखने को मिलेगा। अगर गुजरात में देखें पटेल, पाटीदार, इनको झगड़ा देखने को मिलेगा। तो वास्तव में देखा जाए राज्यों की राजनीति, कुछ राज्यों की क्या अधिकांश राज्यों की राजनीति है और जातीय संघर्ष के इधर उधर घूम रही है। कहीं द्विपक्षीय संघर्ष है, कहीं त्रिकोणीय है, कहीं चतुष्कोणीय, ये अंतर जरूर दिखाई देता है।
तो देखा जाए राज्यों की राजनीति में तो विशेष रूप से जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो टिंकर ये सही कहते हैं कि राज्यों की राजनीति जाति पर आधारित है। कुछ विद्वानों का विश्लेषण भी मैं बताता हूं, कुछ विद्वानों का विश्लेषण कुछ विद्वानों ने किया भी है। तो आगे देखते हैं कुछ विद्वानों का विशेष विश्लेषण। अब ये विद्वानों में पहले तो लोहिया जी के बारे में चर्चा करते हैं, राम मनोहर लोहिया। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या कहते हैं? इनकी पुस्तक थी व्हील ऑफ हिस्ट्री। इसमें कहते हैं जैसे पश्चिम में वर्ग असमांतर शोषण को बढ़ावा देता है, वैसे ही भारतीय समाज में जाति असमांतर शोषण को बढ़ावा देती है। इनका कहना है कि जैसे पश्चिम में वर्ग असमानता व शोषण को बढ़ावा देता है, वैसे ही भारत में जाति असमानता व शोषण को बढ़ावा देती है। आगे लोहिया जी कहते हैं जाति और वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जाति के बंधन शिथिल होते हैं तो वह वर्ग बन जाती है। तो वह वर्ग में परिवर्तित हो जाती है। और जब वर्ग के बंधन मजबूत होते हैं तो वह जाति में परिवर्तित हो जाता है। साथियों, लोहिया जी का जो कहना है वो साफ कहना है कि वास्तव में वर्ग और जाति कोई भिन्नता लिए नहीं है। ये वास्तव में जाति है, ये वर्ग है। तो इनमें होता क्या है, जब यहाँ कठोरता आ जाए तो ये जाति बन जाएगी, और जब यहाँ शिथिलता आ जाए तो ये वर्ग बन जाएगा। बस ये चक्र चलता रहता है। यही इनकी चक्रीय अवधारणा है, व्हील ऑफ चक्र की अवधारणा है कि बस यही चक्र चलता रहता है। इन दोनों को समाप्त करना होगा, तभी इस चक्र से मुक्ति मिलेगी, तभी लोकतंत्र विकसित होगा। ये दोनों ही घातक हैं, ऐसा उन्होंने कहा था कि वास्तव में इन दोनों जुड़े हुए हैं, कि चक्र चलता रहता है। बस ये अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलेट करते रहते हैं। दोनों से मुक्ति पाओ, तभी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का विकास होगा। तो उन्होंने जाति पर प्रहार किया, भारतीय समाज की जाति जो परंपरागत पक्ष है, और कहा कि ये जाति जब तक खत्म नहीं होगी तब तक भारत का विकास नहीं होगा। आगे देखते हैं साथियों, जो है कि बेसिकली एम एन श्रीनिवास
प्रभु जाति की संकल्पना देते हैं, डोमिनेंट कास्ट की। इन्होंने एक लेख भी लिखा था, प्रभु जाति की संकल्पना देते हैं। ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री, मानव शास्त्री थे और इन्होंने एक लेख लिखा था, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। इनका कहना है कि वास्तव में हर क्षेत्र विशेष में एक प्रभु जाति पाई जाती है और उसका प्रभाव रहता है। प्रभु जाति कौन सी होती है? कहती है जिसका क्षेत्र विशेष में प्रभाव रहता है, वहां पर पर्याप्त जनसंख्या होती है, प्रशासनिक राजनीतिक पकड़ रहती है और कहीं ना कहीं और उसका जो है कि उसके पास पर्याप्त भूमि भी होती है। यही प्रभु जाति का बेसिकली जो निम्न जातियां हैं या जनजातियां हैं अनुकरण करती हैं और इन्हीं के अनुरूप अपना जीवन यापन करना चाहती हैं और पूरा शासन का जो संचालन है ये जाति करती है। इसी जाति का कहीं ना कहीं प्रभाव पाया जाता है। तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं, प्रभु जाति के जो लक्षण बताते हैं वो भी आप ध्यान से सुन सकते हैं। क्षेत्र विशेष में प्रभाव, पर्याप्त जनसंख्या, पर्याप्त भूमि, राजनीतिक प्रशासनिक पकड़। तो ये अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगी, अपने हितों की पूर्ति करेगी। तो वास्तव में देखा जाए तो ये प्रभु जाति अपने हितों की पूर्ति करती है, कहीं ना कहीं असमानता लाती है। तो इस तरीके की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। तो इससे पता चलता है कि जाति का जो रोल है नकारात्मक काफी अधिक है। राजनीति का जातिकरण भारत में काफी हद तक हो रहा है। अब कुछ विद्वान जाति की सकारात्मक भूमिका पर भी चर्चा करते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो भी हम देखते हैं। सेकंड देखते हैं, जाति की सकारात्मक भूमिका। या कह सकते हैं जाति का राजनीतिकरण। यानी कि जाति के अंदर लोकतंत्र के लक्षण आना, अब ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मानते हैं पॉलिटिलाइजेशन ऑफ कास्ट। भाई जाति ने अपने आप को कहीं ना कहीं राजनीति और लोकतंत्र के अनुरूप ढाल लिया है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अनुरूप कार्य करने लगी है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो कौन कौन से विद्वान ऐसा कहते हैं पहले वो ध्यान में रखना है। इसमें बेसिकली जाति की सकारात्मक भूमिका की चर्चा करते हैं रजनी कोठारी, मोरिस जोन्स, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जैसे विद्वान जाति की सकारात्मक भूमिका पर चर्चा करते हैं। और जाति की निम्न सकारात्मक भूमिका बताते हैं। अब क्या क्या भूमिका बताते हैं वो आपको ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों। पहला कहते हैं जाति के कारण मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है।
मोरिस जोन्स के शब्दों में देखें तो एडल्टेड फ्रेंचाइजीज में वृद्धि हुई। इंक्रीज इन एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो मतदान व्यवहार में वृद्धि हुई है, ये कहता है वयस्क मताधिकार को बढ़ावा मिला है। हिंदी देखें, ऐसा मोरिस जोन्स ने बोला भी था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसा किसने बोला। ये वीएमपी है, थोड़ा सा पता भी रख लेना, ध्यान भी रख लेना कि बेसिकली वो कहते हैं। फिर कहते हैं निम्न जाति का उत्थान हुआ है। जाति के कारण निम्न वर्ग संगठित हुआ है। और उसकी लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ी है। लोकतंत्र और शासन में सहभागिता बढ़ी है। तीसरा देखते हैं, कहते हैं जैसे पश्चिम में दबाव समूह कार्य करता है, जाति भारत में दबाव समूह की तरह कार्य करती है। और सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है। चौथा तर्क देते हैं, जाति ने आज सकारात्मक कार्य अपना लिए हैं, जैसे शिक्षा, हॉस्टल, धर्मशाला आदि के क्षेत्रों में कार्य कर रही है। लेकिन साथियों, निष्कर्ष में देखें तो जाति का नकारात्मक प्रभाव ही अधिक है, सकारात्मक प्रभाव कम है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जाति नकारात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित कर रही है। इसलिए कहते भी हैं कि भारत में राजनीति का जातिकरण तो हुआ है, लेकिन जाति का राजनीतिकरण नहीं हुआ है। तो निष्कर्ष में क्या लिखें, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूं साथियों। निष्कर्षतः भारत में, भारतीय लोकतंत्र और राजनीति में जाति का नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ रहा है। अधिक दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीति का जातिकरण हुआ है,
न कि जाति का राजनीतिकरण। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक नहीं हुआ है। ये सकारात्मक वाला जो काम है ये कम हुआ है। जाति का राजनीतिकरण। तो वास्तव में देखा जाए सकारात्मक कम है, नकारात्मक अधिक है, इसलिए जाति नकारात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो हमें जाति विहीन समाज की परिकल्पना करनी होगी। इस जाति की जो है सकारात्मक भूमि तक सीमित रखना होगा और जाति को भारतीय लोकतंत्र से अलग रखना होगा। तो जिस प्रकार से हम पननिरपेक्षता की बात करते हैं, वैसे ही हमें जाति विहीन समाज और राजनीति लोकतंत्र की बात करनी होगी, तभी हमारे लोकतंत्र का विकास संभव हो पाएगा। इसी के साथ साथियों मैं इस वीडियो से विदाई चाहूंगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।